Dear students, as you know, in my previous video, I have discussed about meaning of income tax and constitutional provisions regarding taxation, और जिसमें आपने देखा कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो किसी भी करदाता की टोटल इनकम पर चार्ज किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो आप देख चुके हैं डायरेक्ट टैक्स का मतलब, पिछले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि डायरेक्ट का मतलब होता है जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाए उसी को भुगतान भी करना पड़े, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। मींस अपनी लायबिलिटी टैक्स की आगे डेलीगेट या शिफ्ट नहीं कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, या इनकम टैक्स का ही दूसरा रूप होता है कॉरपोरेट टैक्स जो कंपनियों पे चार्ज होता है। दूसरा तरीका था इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इन टैक्सेस में टैक्स लगाया तो किसी एक व्यक्ति पर जाता है लेकिन भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है। मीन्स इन टैक्सेस के बर्डन को अल्टीमेटली कस्टमर या कंज्यूमर्स को बियर करना होता है, जिनके उदाहरण आप देख रहे थे। जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माल के क्रय विक्रय पर डीलर्स या व्यापारी से सरकार टैक्स लेती है लेकिन वो कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे चार्ज होती है लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर या कंज्यूमर को ही देना पड़ता है। कस्टम ड्यूटी, माल को आयात करने पर जो टैक्स लगता है वो भी आपको या हमें ही अल्टीमेटली पे करना पड़ता है। तो इस तरह के जो टैक्सेस जिनके बर्डन को आप आगे शिफ्ट कर देते हैं वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो दूसरा करदाता किसको मानते हैं ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। तो 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और करदाता किसे मानते हैं। उसी में तीसरा पॉइंट था कि इनकम टैक्स करदाता की टोटल इनकम पर चार्ज किया जाता है। तो आज जो मैं पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा कि टोटल इनकम किस तरह से निकालते हैं, फॉर्मेट क्या होता है टोटल इनकम का, फिर असेसमेंट ईयर, गत वर्ष और निर्धारण वर्ष। असेसमेंट ईयर, निर्धारण वर्ष और गत वर्ष में क्या अंतर है, क्या किसको कहते हैं, उनके बारे में बात करनी है। और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिस ईयर में आप टैक्स पे करेंगे, इनकम अर्न करेंगे, उसी ईयर में आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो वो कौन सी सिचुएशन हैं जब आपको जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं उसी ईयर में आपको टैक्स का भुगतान भी करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, या जिसको दूसरा नाम देते हैं आप टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो आप जानते हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 14 के अनुसार किसी भी करदाता की इनकम को 5 भागों में बांटा जाता है या इनकम को 5 स्रोतों से अर्जित माना जाता है। पहला प्रकार होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। जो लोग सर्विस में हैं और नौकरी की वजह से अपने एम्प्लॉयर से उनको जो भी प्राप्त होता है वो कहलाता है वेतन से आय। अगर आप अपने मकान संपत्ति को किराए पर देते हैं और किराए से आपको कुछ इनकम होती है तो वो दूसरे हेड में लिखी जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या आप कोई पेशेवर व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, तो बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ से आपको जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो तीसरे पॉइंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसका नाम होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार पेशे से आए। चौथा पॉइंट होता है हमारा कैपिटल गेन्स का, पूंजीगत लाभ। पूंजीगत या स्थायी संपत्तियों को बेचने पर जो लाभ या हानि होगा उसको शो किया जाएगा चौथे हेड में, जिसको आप कहते हैं पूंजीगत लाभ या कैपिटल गेन्स। तो 4 तो ये स्पेसिफिक हेड हो गए, वेतन से आए, मकान संपत्ति से आए, व्यापार व पेशे से आए और पूंजीगत लाभ। इसके अलावा
जितने भी अन्य सोर्सेज से आपको इनकम प्राप्त होगी, सपोज आपको डिविडेंड मिला है, इंटरेस्ट मिला है, आप लॉटरी में कोई इनकम जीत गए हैं, तो ये जितनी भी तरह की शेष इनकम्स हैं वो सब 5वें हेड में रिकॉर्ड की जाती हैं, जिसको आप कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 5 तरह की इनकम होती है। पांचों तरह की इनकम को किस तरह से कैलकुलेट करना है, इसके लिए नियम बने हुए हैं। उन नियमों के अकॉर्डिंग आप पांचों हेड की इनकम निकाल लेंगे और उसका टोटल कर लेंगे, तो ये जो टोटल होता है वो कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम या जीटीआई। ग्रॉस टोटल इनकम में से आगे चल के आप पढ़ेंगे कि जो एसएससी या करदाता हैं उनको इनकम टैक्स में कुछ छूट दी जाती हैं। तो डिडक्शंस जो कटौतियां हैं उन कटौतियों को मैं घटा दूंगा। ये कटौतियां 80C से लेकर के 80U सेक्शंस के बीच में बताई गई हैं। आपको जो भी कटौती मिल सकती होगी वो कटौती आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस कर दूंगा, तो बैलेंस आ जाएगा टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। इस टोटल या टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। तो कल जो मैं बात कर रहा था आपसे कि किसी भी करदाता की टोटल इनकम पे टैक्स लगता है इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो टोटल इनकम का मतलब पांचों हेड्स की इनकम को जोड़ लीजिएगा, जो भी आपको कटौतियां मिल सकती हैं वो घटा दीजिए, और बैलेंस जो आएगा वो कहलाएगा टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम पे टैक्स कैसे लगाते हैं इसके बारे में ब्रीफ में मैंने लिख दिया है। टैक्स निकालना हो तो टोटल इनकम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट्स ऑफ टैक्स से। जो भी टैक्स की दरें होंगी उनसे गुणा करके टैक्स की अमाउंट निकाल लेंगे। और इस टैक्स की अमाउंट में एक छूट दी जाती है 5 लाख तक इनकम वालों को, रिबेट अंडर सेक्शन 87A अगर लागू है तो उस करदाता को रिबेट मतलब छूट दे दूंगा टैक्स में से। अब बैलेंस जो बचता है वो कहलाता है टैक्स लायबिलिटी आफ्टर रिबेट। रिबेट के बाद अब टैक्स की लायबिलिटी या दायित्व कितना है, इस टैक्स की लायबिलिटी में ऐड कर दूंगा मैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मैं बता चुका हूँ आपको, किसी पर्टिकुलर पर्पस से या काम के लिए जब टैक्स सरकार लगाती है तो वो सेस कहलाता है। तो हेल्थ और एजुकेशन के लिए आपका जो टैक्स आया है उस पर 4% और टैक्स लगेगा। सरकार इन चीज़ों पर खर्च करने के लिए पैसा एकत्र कर रही है सेस के माध्यम से, तो उसको भी आप ऐड कर देंगे। तो बैलेंस आ जाएगा कि अब आपका टोटल टैक्स साल का कितना बनता है, कितना आपको टैक्स पे करना है। इस टैक्स में से जितना टैक्स आपका ऑलरेडी जमा हो चुका है वो मैं यहाँ से लेस कर दूँगा। 2 तरह से टैक्स आपका गवर्नमेंट के पास पहुँचता है। एक तो आप खुद ही जमा करें एडवांस टैक्स के रूप में, और दूसरा तरीका होता है TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। उद्गम स्थान पे कर की कटौती से हमारा आशय होता है कि जो व्यक्ति आपको इनकम दे रहा है, जिससे आप आय प्राप्त कर रही हैं, वो व्यक्ति इनकम देने से पहले उसमें से कुछ टैक्स की कटौती कर ले और वो पैसा टैक्स का गवर्नमेंट के यहाँ जमा कर दे। तो जो उस व्यक्ति ने टैक्स जमा किया है वो भी आपकी तरफ से ही जमा हुआ टैक्स माना जाता है, तो उसको भी हम टोटल टैक्स लायबिलिटी में से घटा देंगे। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी में से TDS के रूप में या एडवांस टैक्स के रूप में जितना टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है वो आप घटा देंगे। तो अब बैलेंस अगर प्लस में आता है इट मीन्स आपको टैक्स पे करना है, और माइनस में आता है तो गवर्नमेंट आपको टैक्स रिफंड करेगी, वापस करेगी। इसी में एक पॉइंट आता है कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अनुसार उस अवधि से है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, जिस वर्ष में कर का भुगतान किया जाता है या गणना की जाती है, क्योंकि पहले इनकम होगी इसके बाद ही तो टैक्स चार्ज करेंगे आप।
तो जिस ईयर में आप टैक्स की कंप्यूटेशन कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, वो ईयर कहलाता है निर्धारण वर्ष या असेसमेंट ईयर। यूँ समझें कि अभी असेसमेंट ईयर है 2020 और 21। तो 2020-21 का मतलब 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा और 31 मार्च 2021 को समाप्त होगा। निर्धारण वर्ष में हम टैक्स मतलब 20-21 में टैक्स की गणना करेंगे। तो गणना किस पे होती है? टोटल इनकम पे। टोटल इनकम कौन सी लेंगे? वो अगला पॉइंट है प्रीवियस ईयर, गत वर्ष की। तो गत वर्ष इससे पिछला वाला जो वर्ष होता है वो गत वर्ष कहलाएगा। 20-21 में जब मैं टैक्स की कंप्यूटेशन करूँगा तो टैक्स की कंप्यूटेशन करते समय मुझे इनकम जो लेनी होगी वो 19 और 20 की लेनी होगी। तो अगला पॉइंट देखिएगा, गत वर्ष का। तो गत वर्ष से मतलब अंडर सेक्शन 3 कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व वाले वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। कर निर्धारण वर्ष जो भी होगा उससे ठीक पहले के 12 माह की जो अवधि होगी, फाइनेंशियल ईयर होगा, वो गत वर्ष कहलाएगा। ये भी 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। दूसरे सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो टैक्स की गणना करने के लिए जिस वर्ष की इनकम ली जाती है वो इनकम वाला ईयर कहलाता है प्रीवियस ईयर या गत वर्ष। पॉइंट क्लियर है? निर्धारण वर्ष का मतलब जिस ईयर में टैक्स की गणना की जाती है। गणना 20-21 में कर रहा हूँ तो इनकम कौन से ईयर की लूँगा? 19 और 20 की। चाहे निर्धारण वर्ष हो चाहे गत वर्ष हो, दोनों ही 1 अप्रैल से शुरू होते हैं और 31 मार्च को समाप्त होते हैं। एक सामान्य नियम भी है, गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर लगता है। मीन्स गत वर्ष की आय पर कब कर लगेगा? उससे संबंधित निर्धारण वर्ष में, और निर्धारण वर्ष गत वर्ष से 1 साल आगे चलता है। लेकिन ये जो जनरल नियम है कि गत वर्ष की आय पर निर्धारण वर्ष में टैक्स लगता है, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं जिनमें टैक्स जिस ईयर में आप अर्जित करेंगे उसी वर्ष में आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। अभी तो मैं आपसे कह रहा था 19-20 में मेरी जो इनकम होगी उस इनकम पर टैक्स की कंप्यूटेशन 20-21 में की जाएगी। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि 19-20 में आपने इनकम अर्जित की है तो टैक्स की कंप्यूटेशन या गणना भी 19-20 में ही कर दी जाएगी। वो परिस्थितियां कौन सी हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिएगा, पहला पॉइंट है अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय। अगर कोई अनिवासी करदाता को भारतीय बंदरगाह से सामान, डाक, यात्री आदि ले जाने के लिए कोई किराया प्राप्त हुआ है तो उस प्राप्त राशि का 7.5% टैक्सेबल माना जाएगा। और जिस वर्ष में वो आय उपार्जित हुई है, 19-20 में उसको किराया मिला है तो 19-20 में ही उसको टैक्सेबल मान के टैक्स की गणना कर दी जाएगी। अगर उसका कोई भारत में प्रतिनिधि या एजेंट है तब तो उसका रेगुलर असेसमेंट हो जाएगा। अदरवाइज विदेशी कोई जहाज आया और यहाँ से किराया लेकर के चला गया तो अब अपन विदेश में जाके टैक्स कैसे चार्ज करेंगे? इसलिए इस परिस्थिति में जिस ईयर में उसको पैसा मिला है उसी ईयर में उसका असेसमेंट भी कर देते हैं और टैक्स उससे जमा करा लेते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल है भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। भारत छोड़कर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और भारत वापस आने का उसका कोई इरादा भी नहीं है तो जिस वर्ष में वो भारत छोड़कर जा रहा है उस वर्ष का टैक्स उसी वर्ष में उसको चुकाना होगा। 19-20 में आप छोड़ के जा रहे हैं, अब आप आएंगे ही नहीं, कोई संभावना नहीं है, तो सरकार अब आप पे जो टैक्स बनता है वो इसी साल अभी आप 19-20 में ही आपका असेसमेंट कर देगी और आपसे टैक्स भरवा लिया जाएगा, जमा करा लिया जाएगा। कई बार टैक्स बचाने के लिए कुछ लोग संपत्तियों का हस्तांतरण कर देते हैं। अगर आयकर अधिकारी की राय में कोई करदाता टैक्स बचाने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है
तो ऐसी स्थिति में आय का निर्धारण तुरंत कर दिया जाएगा, वेट नहीं किया जाएगा कि इस 19-20 अभी है तो अगला असेसमेंट ईयर 20-21 में हम कंप्यूटेशन करें। अगर टैक्स बचाने के लिए कोई संपत्ति का ट्रांसफ़र करता है तो सेम ईयर में ही उसका असेसमेंट कर दिया जाता है। व्यापार बंद होने की दशा में अगर मैं कोई बिजनेस चला रहा था और बिजनेस बंद हो गया तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी पिछले गत वर्ष की समाप्ति से जिस तारीख को मैंने बिजनेस बंद किया है उस डेट तक की इनकम या प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेगा और उस पर टैक्स की गणना करके तुरंत ही टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करके बता देंगे जो हमें जमा करनी होगी। क्योंकि जब मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया तो हमारे लिए आगे असेसमेंट ईयर का कोई मतलब नहीं है। हमने जिस मंथ तक काम किया है तो उस मंथ तक की जो भी इनकम होगी वो निर्धारण अधिकारी उस पर टैक्स की कंप्यूटेशन कर देगा। इसी तरह से अल्प अवधि के लिए स्थापित निकाय, कोई भी व्यक्तियों के संघ या समुदाय जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए और जो गत वर्ष की समाप्ति से पहले ही समाप्त हो जाने वाले हैं, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए थे, उद्देश्य पूरा हुआ तो समाप्त कर दिया। तो अब अपना प्रीवियस ईयर तो समाप्त होता है 31 मार्च को, तो ऐसी स्थिति में इस पर टैक्स की गणना फिर उसी ईयर में कर दी जाएगी, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। तो सामान्य नियम तो ये है कि गत वर्ष में पहले इनकम होगी फिर असेसमेंट ईयर में उसका कंप्यूटेशन होता है। लेकिन ये 5 परिस्थितियाँ ऐसी हैं जब आपको इनकम होगी उसी वित्तीय वर्ष में या गत वर्ष में हम टैक्स का कंप्यूटेशन कर देंगे और करदाता से टैक्स डिपॉजिट करा लेंगे। तो ये ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कशन था इनकम टैक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह से आप इनकम को कंप्यूट करते हैं, जीटीआई क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होते हैं। जनरल नियम है कि असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स लगता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो 5 एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं उनको मैंने आपसे ब्रीफ में डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू।